नमस्ते। आज गुरुवार है 2 अक्टूबर 2025 और आज का दिन तो बड़ा ही खास है। दो त्योहार एक साथ, विजयदशमी और गांधी जयंती। तो आप सभी को इन पावन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों का असली मजा तो सबके साथ खुशियां बांटने में ही है ना? तो आज हम कुछ ऐसे ही जुड़ने वाले बड़े दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। हमें कुछ लेखों और नोट्स में ये मिले। देखते हैं कि इन विचारों में हमारे लिए क्या खास छिपा है। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से दो बातों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, हम अपने जिलों को, जहां हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं, उन्हें ज्यादा मजबूत और सही मायने में लोकतांत्रिक कैसे बना सकते हैं। और दूसरा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बड़े लक्ष्य में हमारे अपने जमीन के नीचे छिपे खजाने यानी कि खनन, उसकी क्या भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। आइए इन पहलुओं पर विस्तार से बात करें। तो शुरुआत करते हैं दुनिया पर एक नजर डालकर। आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में समाज जैसे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका हो या यूके, अलग अलग मुद्दों पर लोग खेमों में बटे नजर आते हैं। कहीं नस्ल को लेकर, कहीं बाहर से आने वाले लोगों को लेकर समाज में दरारें दिख रही हैं। लेकिन भारत की कहानी थोड़ी अलग है और हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, हमारी युवा आबादी। सोचिए जरा, हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है जी। जब दुनिया के कई बड़े देश बूढ़े हो रहे हैं, तब भारत जवान है। इसे अर्थशास्त्री डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकीय लाभांश कहते हैं, मतलब युवा आबादी से मिलने वाला फायदा। हाँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह है। ये एक बहुत बड़ा मौका भी है, पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि असली सवाल ये नहीं कि हमारे पास युवा कितने हैं, बल्कि ये है कि क्या हम इन करोड़ों युवाओं को सही मायने में देश की तरक्की से जोड़ सकते हैं। क्या हम उन्हें अच्छी नौकरियां और हुनर दे सकते हैं, और क्या हम उन्हें हमारे लोकतंत्र में, हमारे शासन में एक सक्रिय भागीदार बना सकते हैं। भारत के भविष्य का बड़ा दारोमदार, मुझे लगता है, इसी सवाल के जवाब पर टिका है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाता है। आपको पता है, करीब 85% भारतीय उसी जिले में रहते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मतलब ज्यादातर लोग अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर के आसपास ही रहते हैं। बड़े महानगरों का रुख बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखिए, देश की कुल कमाई यानी जीडीपी, उसका लगभग 60% हिस्सा सिर्फ 3% शहरी जमीन से आता है। सिर्फ 3% से? हाँ, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि हमारा विकास वो कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गया है, खासकर बड़े शहरों में। और एक और परेशान करने वाली बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी कंपनियों का मुनाफा तो खूब बढ़ा है, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह, उसकी कमाई वो ज्यादा नहीं बढ़ी है। वो लगभग वहीं की वहीं रुकी हुई है। सही। अब सोचिए, अगर आम लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो बाजार में चीजें कैसे खरीदेंगे। इससे देश के भीतर चीजों की मांग, जिसे हम घरेलू खपत या डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। और यही हमारी अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात यानी विदेशों में सामान बेचने या सिर्फ अमीर लोगों की खरीदारी के भरोसे लंबे समय तक तेजी से नहीं बढ़ सकती। हमें अपनी विशाल आबादी, खासकर युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अच्छे मौके बनाने ही होंगे। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहीं पर हमारी व्यवस्था की एक बड़ी समस्या की जड़ नजर आती है। वो है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। अच्छा। यानी ज्यादातर ताकत और फैसले लेने का अधिकार ऊपर, मतलब केंद्र या राज्य सरकारों के पास ही सिमटा हुआ है। हाँ, एक तरह का ऊपर से नीचे वाला शासन मॉडल है, टॉप डाउन गवर्नेंस। हाँ, आजकल होता क्या है, योजनाएं और नीतियां दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बनती हैं जी, और फिर उन्हें लागू करने के लिए नीचे जिलों तक भेज दिया जाता है। जोर किस पर है? एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता पर, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर, योजनाओं को सीधे लोगों तक डिजिटल तरीके से पहुंचाने पर। ये सब अपनी जगह जरूरी भी है, मैं मानती हूँ। हाँ, जरूरी तो है, पर असली पेच यहीं पर है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब हमारे सांसद और विधायक, उनका काम क्या रह गया है? अक्सर सुनने में आता है कि उनका ज्यादातर समय किसी का गैस कनेक्शन लगवाने, किसी का राशन कार्ड बनवाने या ऐसी ही छोटी मोटी चीजों में चला जाता है। जी बिल्कुल। जबकि उनका असली काम तो ये होना चाहिए कि वो अपने इलाके के लिए, अपने जिले के लिए
अगले 10-20 साल का एक विजन बनाएं, एक योजना बनाएं कि उनका जिला कैसे आगे बढ़ेगा, पर ऐसा हो नहीं रहा। नहीं हो रहा। और नतीजा, जिलों के आम लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, बेनिफिशरीज बनकर रह गए हैं, सक्रिय नागरिक नहीं। और ये स्थिति तब है जब हमारे संविधान में 73वें और 74वें संशोधन हुए। 30 साल से ज्यादा हो गए। ये संशोधन इसीलिए लाए गए थे ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं को ज्यादा अधिकार मिले। हाँ, ताकि शक्ति नीचे तक पहुँचे। हाँ, ताकि असली ताकत नीचे जमीनी स्तर तक पहुंचे। पर क्या सच में ऐसा हुआ? जमीनी हकीकत देखें तो जवाब नाम ही मिलता है। असल में ये जो ऊपर से एक ही जैसी योजनाएं बनाकर सब जगह भेज दी जाती हैं, इन्होंने विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन यानी ताकत को नीचे तक ले जाने की जो मूल भावना थी, उसे काफी कमजोर कर दिया है। हाँ, ये तो है। अब जमीनी स्तर पर एक तरह की राजनीतिक थकान, पॉलिटिकल फटीग सी दिखने लगी है। मतलब शायद नेता और जनता दोनों ही व्यवस्था में बड़े सुधारों की उम्मीद छोड़कर तात्कालिक लाभ पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अच्छा, कैसे? जैसे चुनाव अब रोजगार या विकास के बड़े मुद्दों पर कम और मुफ्त की सुविधाओं या सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने, कैश ट्रांसफर जैसी चीजों पर ज्यादा लड़े जाने लगे हैं। हाँ, ये तो दिखता है। नेताओं को भी शायद यही आसान लगता है कि लंबी चौड़ी नीतियां बनाने से अच्छा है लोगों को चुनाव से पहले कुछ मुफ्त में दे दो, वोट मिल जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी भूखे इंसान को रोज मछली पकड़कर देने की आदत डाल दी जाए, बजाय इसके कि उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए। मतलब निर्भर बना देना। हाँ, निर्भर बना देना। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं या और ज्यादा निर्भर? तो फिर इस चुनौती का हल क्या है? कैसे इस चक्कर से बाहर निकले? एक मजबूत विचार जो सामने आ रहा है वो है जिलों को उनकी असली पहचान वापस दिलाना, उन्हें एक लोकतांत्रिक सांझी जगह, एक डेमोक्रेटिक कॉमन के रूप में फिर से खड़ा करना। डेमोक्रेटिक कॉमन, ये क्या है? कॉमन का मतलब है एक ऐसी सांझी जगह जैसे पुराने जमाने में गांव का चौपाल या मैदान होता था, जो किसी एक का नहीं बल्कि सबका होता था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सबकी होती थी। अच्छा। हमें जिलों को सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर देखना बंद करना होगा कि वो बस कलेक्टर साहब का दफ्तर है जहां से सरकारी आदेश लागू होते हैं। हमें जिलों को ऐसी जीवंत जगह बनाना होगा जहां लोग सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने वाले न हों, बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह हिस्सा लें, जहां विकास के मुद्दों पर खुली बहस हो, लोग सवाल पूछ सकें और स्थानीय स्तर पर नेताओं और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसके लिए कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं? क्या कदम है? पहला कदम, जो राष्ट्रीय स्तर के बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, उन्हें हर जिले की जरूरत के हिसाब से तोड़कर लागू किया जाए। डिसएग्रीगेट करें नेशनल स्कीम्स को। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए स्किल इंडिया मिशन है, तो ये तय हो कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अगले साल कितने युवाओं को कौन सा खास हुनर सिखाना है जिसकी वहाँ वाकई जरूरत है और जिससे उन्हें वहीं रोजगार मिल सके। अभी अक्सर होता यह है कि बस ट्रेनिंग दे दी जाती है, भले ही उस हुनर की उस जिले में मांग हो या ना हो। इससे जवाबदेही बढ़ेगी कि ट्रेनिंग के बाद कितनों को काम मिला। सही बात है। और दूसरा कदम, सरकारी विभागों के बीच जो दीवारें खड़ी हैं, जो साइलोज हैं, उन्हें गिराना होगा। ब्रेक द साइलोज। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, अभी हर विभाग अपने अपने दायरे में काम करता है। जैसे अगर किसी जिले में बच्चों में कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, साफ पानी और सफाई देखने वाले विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग, इन सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। अलग अलग काम करने से नतीजा नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा कदम, स्थानीय स्तर पर क्या नतीजे मिल रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर फोकस करना होगा। फोकस ऑन लोकल आउटकम्स एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा। जैसे हर जिले के लिए एक युवा अवसर सूचकांक, एक यूथ अपॉर्चुनिटी इंडेक्स बनाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। ये सूचकांक बताएगा कि उस जिले में युवाओं को अच्छी नौकरी के कितने मौके मिल रहे हैं, क्या उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, और इस सूचकांक में जिले के प्रदर्शन के लिए सीधे वहां के सांसद को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हाँ, वो दिशा कमेटी वाली बात। हाँ बिल्कुल, हर जिले में एक जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति होती है, जिसे दिशा कमेटी कहते हैं, और उसके अध्यक्ष वहां के सांसद ही होते हैं। शायद इस कमेटी को और ज्यादा अधिकार देकर उनसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि जिले के युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है। ये अच्छा पॉइंट है। और चौथा कदम, देश के संसाधनों का बंटवारा ज्यादा बराबरी से होना चाहिए। इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन।
जो जिले विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनकी पहचान करके उन्हें ज्यादा मदद, ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए आंकड़ों का, डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार का आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, इसी दिशा में एक अच्छा प्रयास है, जहां देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात इसमें ये भी है कि ये सारा काम अकेले सरकार के बस का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सबकी भागीदारी, सबकी साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। देश के जो संपन्न लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने CSR फंड से मदद कर सकते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो गैर सरकारी संगठन NGOs जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए सोचने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन सबको आगे आना होगा। कंपनियां निवेश ला सकती हैं, NGOs योजना बनाने और इस पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं, और बुद्धिजीवी बेहतर नीतियां बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। और सोचिए, इस डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट यानी जिला सबसे पहले वाली सोच का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये लोगों को आपस में जोड़ेगी। जो समाज में बंटवारे की बातें हो रही हैं, उन्हें कम करने में मदद करेगी। क्योंकि जब लोग अपने जिले के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे, तो वो जात-पात, धर्म, इन सब बातों से ऊपर उठकर सोचेंगे। ये एक तरह से महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को ही आज के जमाने में 21वीं सदी में फिर से ताजा करने जैसा है। हाँ, जहां असली लोकतंत्र दिल्ली या राजधानियों में नहीं, बल्कि नीचे से हर गांव, हर जिले के लोगों की भागीदारी से चलता है। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि भारत का भविष्य शायद इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगा कि हमारा लोकतंत्र बड़े शहरों से दूर, छोटे कस्बों और गांव में रहने वाले करोड़ों युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा कर पाता है या नहीं। सही कहा। सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था का आकार यानी GDP कितना बड़ा है, शायद ये काफी नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो बात हुई जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की, ताकि हमारे युवा साथियों को सही मौके मिल सकें। लेकिन देश की तरक्की और असली आजादी के लिए एक और पहलू बहुत अहम है, वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा रास्ता शायद हमारे पैरों के नीचे ही छुपा हुआ है। हाँ। तो अब हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं। हमारा सपना है कि 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक हम एक विकसित देश, विकसित भारत बने। जी। लेकिन विकसित बनने से पहले आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। सही। जरा सोचिए, क्या कोई देश किसी दूसरे से उधार ली हुई साइकिल पर रेस जीत सकता है? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो साइकिल कभी भी वापस मांगी जा सकती है या उसकी मरम्मत के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी साइकिल खुद बनाना और चलाना। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर काफी जोर दिया भी है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज भी हम बहुत सी जरूरी चीजें बाहर के देशों से ही खरीदते हैं, मतलब आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो कुल सामान बाहर से मंगाते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 50% हिस्सा किस चीज का है? इलेक्ट्रॉनिक्स का? मशीनें? नहीं, हमारे कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, जैसे कच्चा तेल, सोना, तांबा, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, ये सब हम भारी मात्रा में दूसरे देशों से खरीदते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो हमारे कुल आयात का सिर्फ करीब 15% ही है। हाँ, ये बात तो ध्यान देने वाली है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वाकई बहुत अच्छा काम किया है। जैसे वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लाई गई। हाँ, PLI स्कीम, जिससे कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए बढ़ावा मिला। और नतीजा देखिए, आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन दुनिया भर में बिक रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या यही वाला ध्यान, यही वाला फोकस हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र पर भी नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता काफी हद तक हमारी अपनी खदानों, माइनिंग से होकर गुजर सकता है। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल मन में आता है, क्या हमारे पास वाकई इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें? क्या भारत सच में इतना अमीर है? यहीं पर हमें थोड़ा सा भूगोल, ज्योग्राफी समझना होगा। बताइए। लाखों करोड़ों साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक साथ जुड़े हुए थे। एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड, हाँ सुना है। और यहाँ दिलचस्प बात, फैसिनेटिंग चीज ये है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये सभी इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन, जो चट्टानें आज ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में हैं, वैसी ही भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भारत के बड़े हिस्सों में भी पाई जाती है। तो जो कीमती खनिज आज ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, वो हमारे पास भी होने की पूरी संभावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद उन्होंने अपने खजाने को ज्यादा खोजा और निकाला है, और हमने अभी तक अपनी जमीन के नीचे छिपे इस खजाने का ताला पूरी तरह खोला नहीं है। मतलब हम सचमुच खजाने पर बैठे हैं। हाँ, हमारी खनिज क्षमता, मिनरल पोटेंशियल विश्व स्तरीय है, पर हमने इसे अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। हम सचमुच खजाने पर बैठे हैं। अरे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। मतलब हम खजाने के ढेर पर बैठे हैं और वही चीजें हम भारी कीमत चुकाकर दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। हाँ, यही पैराडॉक्स है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी के घर के नीचे ही पानी का बड़ा सा टैंक भरा हो और वो रोज बाजार से पानी की बोतलें खरीद कर ला रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। जरा आंकड़े देखिए, ये बात और साफ हो जाएगी। हमें अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। 90%? हाँ, तांबा, कॉपर, जो आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, बिजली के तारों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसका 95% हम आयात करते हैं। 95%? और सोना, गोल्ड, सोने का तो पूछिए ही मत। 99% से भी ज्यादा सोना हम बाहर से खरीदते हैं। इससे न सिर्फ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है, बल्कि हमारा चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। अगर इससे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असर हमारी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी पर भी पड़ता है। वो कैसे? यानी जब हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर इतने निर्भर होते हैं, तो कई बार हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी बात माननी पड़ती है। हम पूरी तरह से अपने स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाते। ये हमारी विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। ये तो गंभीर बात है। तो सवाल है कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए? कैसे हम अपने ही संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं? इसके लिए कुछ ठोस समाधान सुझाए जा रहे हैं। हाँ, कुछ उपाय हैं। तरीका अपनाना। अच्छा। अभी ये काम ज्यादातर बड़ी सरकारी कंपनियां ही करती हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। शायद उनके पास इतना समय, संसाधन या जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती कि वो हर जगह खोजबीन कर सकें। सही। सुझाव ये है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह हमें छोटी, फुर्तीली और विशेषज्ञ कंपनियों, जिन्हें जूनियर एक्सप्लोरेशन कंपनीज कहा जाता है, और नए स्टार्टअप्स पर भरोसा करना चाहिए। जूनियर एक्सप्लोरेशन कंपनीज। हाँ, ये मॉडल वहाँ सफल रहा है। ये कंपनियां ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार रहती हैं। वो शायद 10 अलग-अलग जगहों पर खोज करेंगी, हो सकता है 9 जगह कुछ न मिले, पर अगर एक जगह भी कोई बड़ा भंडार मिल गया तो उनका काम हो जाता है। हाँ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला काम है ये। एक विचार ये भी है कि शायद खोज करने के काम को लाइसेंस राज से मुक्त कर देना चाहिए। सरकार को कमाई की चिंता तब करनी चाहिए जब कहीं खनिज मिल जाए और वहां खनन, माइनिंग शुरू हो जाए। टैक्स तो तब मिलेगा ही। ये एक रैडिकल विचार है, पर सोचने लायक है। दूसरा समाधान, पूरी प्रक्रिया को तेज करना और सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी स्व प्रमाणन को बढ़ावा देना। सेल्फ सर्टिफिकेशन? हाँ, पिछले कुछ सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत ने काफी सुधार किया है जी। लेकिन आज भी अगर कहीं खनिज मिल जाता है तो वहाँ से खनन शुरू होने तक में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कई तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। हाँ, बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। सुझाव ये है कि जैसे इनकम टैक्स भरने में सेल्फ असेसमेंट होता है, वैसा ही एक सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉडल खनन के लिए भी लाया जाए। यानी कंपनियां खुद प्रमाणित करें कि वो सारे नियमों और कानूनों का पालन कर रही हैं। अच्छा। सरकार बाद में कभी भी आकर जांच, ऑडिट कर सकती है, और अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाए तो बहुत भारी जुर्माना लगाया जाए। इससे इंस्पेक्टर राज कम होगा और सरकार और कंपनियों के बीच एक भरोसे का रिश्ता बनेगा। भरोसे पर आधारित मॉडल। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। क्या इस सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉडल से पर्यावरण के नियमों या स्थानीय समुदायों, खासकर आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। हाँ, ये तो है। इसलिए अगर ऐसा कोई भरोसे पर आधारित मॉडल लाया जाता है तो उसके साथ एक बेहद मजबूत, स्वतंत्र और ईमानदार ऑडिट व्यवस्था का होना भी उतना ही जरूरी है,
ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। बिल्कुल सही। तीसरा समाधान क्या है? तीसरा समाधान, जो हमारी पुरानी खदानें हैं, जो या तो बंद पड़ी हैं या बहुत कम उत्पादन कर रही हैं, उन्हें फिर से जीवित करना, रीजुवेनेट ओल्ड एसेट्स। अच्छा, पुरानी खदानें। हाँ, हमारे देश में ऐसी कई खदानें हैं जिनमें अभी भी काफी खनिज बाकी हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटका की कोलार गोल्डफील्ड्स, KGF। हाँ, KGF। जो कभी दुनिया की सबसे गहरी सोने की खानों में से एक थी, आज बंद पड़ी है। या वहीं की हूटी गोल्ड माइन, जो दशकों से अपनी क्षमता से बहुत कम सोना निकाल रही है। सुझाव ये है कि ऐसी पुरानी कमजोर पड़ी खदानों को निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाए। इससे वहां नया निवेश आएगा, नई तकनीक आएगी और उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, ये शायद नई खदान शुरू करने से ज्यादा तेज होगा। बिल्कुल, ये शायद नई खदान शुरू करने से ज्यादा तेज और आसान भी होगा। और ये सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति के भी अनुरूप होगा, जिसमें सरकारी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करके उनसे पैसा कमाने की बात कही गई है। ठीक है। और चौथा समाधान? चौथा समाधान, खनन के क्षेत्र में सबको बराबरी का मौका देना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना। मतलब? अभी ऐसा देखा गया है कि इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों, PSUs का दबदबा ज्यादा है। कई बार उन्हें बिना किसी नीलामी, ऑक्शन के सीधे नामांकन, नॉमिनेशन के आधार पर ही खनन के लिए ब्लॉक आवंटित कर दिए जाते हैं। अच्छा। जबकि निजी कंपनियों को नीलामी की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सुझाव है कि ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। चाहे सरकारी कंपनी हो या निजी, सबको एक ही नियम और प्रक्रिया के तहत मौके मिलने चाहिए। हाँ, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल, इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ेगी, काम में कुशलता आएगी और आखिरकार देश को ही फायदा होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि ये जो 4 समाधान बताए गए हैं, खोज का नया तरीका, प्रक्रिया तेज करना, पुरानी खदानों को जिलाना और सबको बराबर मौके देना, इनके लिए सरकार को कोई बहुत बड़ा नया बजट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि इनसे तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा, काम में पारदर्शिता आएगी, हमारा आयात कम होगा, देश में नई नौकरियां पैदा होंगी। बिल्कुल। और भारत विकसित भारत बनने के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ सकेगा। हाँ, ये सब फायदे तो हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी इशारा किया, इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें कुछ और बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। हमें विकास और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन साधना होगा। हाँ, संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ प्रमुख चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि? पहली, पर्यावरण की चिंताएं। खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये एक सच्चाई है। इससे जंगल कटते हैं, पानी और हवा में प्रदूषण होता है। इसलिए चाहे सेल्फ सर्टिफिकेशन हो या कोई और मॉडल, पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना ही होगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि विकास के नाम पर हम अपने पर्यावरण को तबाह कर दें। स्थानीय समुदायों की आवाज सुनना भी जरूरी है। अतीत में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां कंपनियों ने स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर खनन परियोजनाएं शुरू करने की कोशिश की है। दूसरी चिंता? दूसरी, सामाजिक और आदिवासी अधिकार। भारत में ज्यादातर खनिज उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां आदिवासी समुदाय सदियों से रहते आए हैं। उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी संस्कृति, सब कुछ वहीं से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल। इसलिए किसी भी खनन परियोजना को शुरू करने से पहले वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसे FPIC का सिद्धांत कहते हैं, लेना बेहद जरूरी है। FPIC? हाँ। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और फिर बिना किसी दबाव के उनकी सहमति ली जाए। और अगर उन्हें वहां से हटाना जरूरी हो तो उनका सही तरीके से पुनर्वास और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और तीसरी शासन की समस्याएं। खनन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अवैध खनन, इलीगल माइनिंग भी एक बड़ी समस्या रही है। हमने पहले गोवा और उड़ीसा जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन घोटालों के बारे में सुना है। हाँ, वो खबरें आई थी। इसलिए सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे मॉडल के साथ एक बहुत ही मजबूत निगरानी और ऑडिट सिस्टम बनाना होगा, वरना अवैध खनन का खतरा और बढ़ सकता है। सही है। और चौथी चिंता? और चौथी, सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी। क्या हम आज अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आने वाली पीढ़ियों के हिस्से के सारे संसाधन इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं? शायद नहीं। हमें ये सोचना होगा कि हम विकास तो करें, लेकिन इस तरह से कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। इसके लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर भी ध्यान देना होगा। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब चीजों का इस्तेमाल कम करना, रिड्यूस, चीजों को फेंकने के बजाय उनका बार बार इस्तेमाल करना, रीयूज, और पुरानी चीजों से नई चीजें बनाना यानी रिसाइकल करना, रिसाइकल। ये 3 R
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जरूरत इस बात की है कि हम आर्थिक विकास और पर्यावरण व सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलें। हमारा लक्ष्य सिर्फ अंधाधुंध खनन करके अमीर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक टिकाऊ और समावेशी विकास, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें सबका साथ हो और सबका विकास हो। बिल्कुल सही। तो आज हमने 2 बड़े और महत्वपूर्ण विचारों पर गहराई से बात की। पहला, कैसे हम अपने जिलों को, जो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं, उन्हें और ज्यादा मजबूत, जीवंत और लोकतांत्रिक बना सकते हैं। और दूसरा, कैसे हम अपने ही देश के भीतर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का सही, जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और शायद जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या विकसित भारत का सपना सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था या फौजी ताकत बनने से ही पूरा हो जाएगा, या फिर असली विकसित भारत वो होगा जहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो, हर जिले में हर नागरिक को विकास में भागीदारी का मौका मिले, और जहां आर्थिक तरक्की के साथ साथ हर आवाज को सम्मान से सुना जाए? क्या असली आत्मनिर्भरता वही नहीं जहां देश सिर्फ चीजों के उत्पादन में ही नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को अधिकार देने और उनकी आवाज सुनने में भी आत्मनिर्भर हो? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे स्थानीय लोकतंत्र का मजबूत होना और राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना, ये दोनों बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बहुत खूब, ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आप सभी को रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और दिलचस्प विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।